हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब एमआरसी पर पूरा युद्ध शुरू हो गया है इस पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मामला गंभीर है, क्योंकि इससे 15,000 छात्रों का हित प्रभावित हुआ है। और यदि 15,000 छात्रों का हित वाकई में ही प्रभावित हुआ है, सच में ही, तो आप समझ सकते हैं कि 15,000 छात्र यहाँ पर जनरल कैटेगरी के बाहर होने वाले हैं और ओबीसी और एससी के 15,000 छात्र और चुने जाएंगे यदि इस बात में सत्यता है तो। और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फेरबदल आपको देखने के लिए मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में यदि 15,000 छात्रों को, जैसा कि बताया जा रहा है कि 52,000 रैंक तक जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट लगी है, तो आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता को। और 15,000 छात्र, यदि आप एक बनी बनाई 67,867 जो छात्र हैं उनकी बनी बनाई चयन सूची में से जब आप 15,000 छात्रों को बाहर करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक तरह से मानसिक प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न, एक्सप्लॉयटेशन कहा जाएगा इसको। तो ये चीज़ें गलत हैं। सरकार को यहाँ जितनी चयन सूची में बाधित होती है, बाधा पड़ती है, जैसे कि सरकार ने अपने मॉडिफिकेशन में शिक्षा मित्रों के अंतर्गत चयन सूची में किसी भी बदलाव को तो शिक्षा मित्रों को पद देने के लिए कहा था, वहीं सरकार को यहाँ आगे आना चाहिए और सरकार को ये कहना चाहिए कि यदि एमआरसी से कोई भी फेरबदल होता है तो हम उतने ही पद आपको देंगे। और 69,000 शिक्षक भर्ती में हम आपके लिए उतने ही पदों की सुरक्षा करके रखेंगे। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो यहाँ 15,000 छात्रों का सीधा हित प्रभावित हो जाएगा। 15,000 बच्चे यहाँ छात्र चयन सूची से बाहर हो जाएंगे, वो भी जनरल कैटेगरी के। और ओबीसी एससी को तो फ़ायदा होगा। मुझे इससे संदर्भ नहीं है कि फ़ायदा किसको हो रहा है या नहीं। बात यह है कि अच्छा है किसी को फ़ायदा हो, क्योंकि यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उनको फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सरकार की ही पॉलिसी, वैसे तो इसमें चयन सूची में कोई बदलाव सरकार आराम से करने वाली है नहीं, क्योंकि सरकार ने कुछ सोच समझकर ही एनआईसी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बोला होगा आगे, क्योंकि पूरी रूपरेखा जिसने भर्ती करी है सरकार को ही पता है। उसके बारे में हम और आप बात करें तो वो तथ्य सही नहीं है, क्योंकि सरकार जब उसका ब्यौरा अदालत में पेश करेगी, न्यायालय के समक्ष पेश करेगी, तभी उन चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से चीज़ें खुलकर आएंगी। लेकिन इतनी बात सत्य है कि यदि कोई बदलाव होता है तो यदि बदलाव हुआ 100 में से 2% या 5% भी हुआ, तो आप समझ सकते हैं उतने ही अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। और यदि अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो सरकार को यहाँ उतने ही पद सुरक्षित रख लेने चाहिए पहले से ही, क्योंकि जब आप 40-45 पर शिक्षा मित्रों को रिजर्व करने के लिए पद जोड़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप चयन सूची से बाहर होने वाले छात्रों के हित को प्रभावित आप कैसे होने दे सकते हैं। तो ये सरकार को सोचने वाली बात है कि चयन सूची में किसी का भी नुकसान ना हो। उधर आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसकी भी मांग अब तेज आवाज़ इसकी उठाई जा रही है। इन्होंने कहा है कि हमें 10% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में जो भी आरक्षण है वो सब जातिगत आरक्षण है, जातिवाद के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, आर्थिक रूप से नहीं। तो इनका ये कहना है कि जब पहले से ही कोई आरक्षण हमें नहीं दिया जाता है तो भारत में आर्थिक रूप से जो गरीब व्यक्ति है उसको आरक्षण क्यों नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि 14 जनवरी से लागू हो चुका है, तो 14 जनवरी के बाद चाहे सीजीएल का पेपर हो, क्योंकि जिनकी परीक्षा 2018 में हुई है उनके भी रिजल्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का समाधान देखने को मिला है लगभग प्रदेश भर में। उसके बाद आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस का कानून बनने के बाद बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। इसका मतलब है, क्योंकि आपको पता होगा कि 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ था आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ था और पेपर हो गया था 6 जनवरी को। तो यहाँ पर सरकार का सीधा कहना है कि सन 2018 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। और सरकार यदि ऐसा कोई भी गलती करती है तो सरकार को उन चीज़ों को सुधार लेना चाहिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने यहाँ पर क्या किया है,
मैं सबसे पहले आपका प्रकाश उन चीज़ों पर डालना चाहता हूं कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 14 रिज़ल्ट जारी करे हैं अलग अलग विभागों के, और वो सभी एग्ज़ाम वो हैं जिनके एग्ज़ाम 2018 में हो गए थे, लेकिन वो एग्ज़ाम तो हो गए दिसंबर 2018 से पहले और उनका रिजल्ट आया है 2019 में। अब जनवरी में आता है आपका EWS। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जब 14 अन्य भर्तियों में सरकार EWS लगाती है तो आपने शिक्षक भर्ती में EWS के अनुसार मेरिट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि प्रदेश में सभी विभाग समान हैं, उनकी क्रियाशीलता, उनका आरक्षण, उनकी संवैधानिक जो के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उन सबको बराबर होना चाहिए। अब क्योंकि अभ्यर्थियों से बोला नहीं गया था कि आपको EWS में कोई छूट दी जाएगी, तो ना ही तो फॉर्म में कोई इस तरह का कॉलम था और ना ही अभ्यर्थियों ने कोई अपना सर्टिफिकेट बनवाया है। तो इससे सीधा नुकसान होने वाला है जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चों को यदि आरक्षण नहीं दिया जाता है। क्योंकि यदि बदलाव होता है और MRC के अंतर्गत किसी को लाभ दिया जाता है तो गरीब को भी लाभ बनता है, उसी आधार पर लाभ बनता है। क्योंकि हमारे पैरा क्लॉज 14 में आर्टिकल 14 कहता है तो जहां पर अवसर की जो समानता है वो बराबर होती हैं और वो चीज़ें बराबर होने चाहिए। तो आर्टिकल 14, 15, 16 में आपको पता होगा ये इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ये सब चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। EWS की मांग यहाँ पर तेज उठ चुकी है और बड़े रूप से एक मुहिम चल चुकी है हमारे प्रदेश में, क्योंकि उनका ये कहना है कि यदि MRC मुद्दे पर यदि आप किसी के आरक्षण के हितों की रक्षा करते हैं तो आपको आरक्षण के हितों की रक्षा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की भी करनी होगी। तो ये बहुत सारी अपडेट निकल कर आ रही थी। और वहीं आपको पता होगा कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने उत्तर प्रदेश सरकार को वो क्या बोलते हैं कॉल की है, उन्होंने उनको बुलाया है कि आप 7 तारीख को यहाँ पर अपना मॉडिफिकेशन या अपनी चीज़ों को दाखिल करिएगा, अपने इसके ऊपर अपनी जो भी बातें हैं आपकी, क्योंकि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 368 आर्टिकल के तहत कुछ पावर्स मिली हुई हैं जिसके तहत जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको न्यायालय के समक्ष कोई भी सुनवाई करने के लिए जाना नहीं होता। वहाँ पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है ये खुद ही स्वयं ही अपने आप न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उन्होंने जवाब तलब कराया PNP सचिव को, ताकि वो आकर वहाँ बताएं कि MRC को किस तरह से लागू किया गया है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।